नमस् नमस्कार जी। मैं नारायण लाल खारोल आपके बीच में एक स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से जो नवम कक्षा का जो पाठ है, पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ नाम का पाठ है, तो वो पाठ पढ़ाने के लिए मैंने आपके बीच में कुछ चीज़ें बताई भी थी। ठीक है, ये पाठ हमने स्टार्ट किया था हमारे आसपास के पदार्थ, तो उसमें से हमने पदार्थ का मतलब जान लिया था, पदार्थ का भौतिक स्वरूप जान लिया था, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं उसकी जानकारी मिल गया था, और पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण ले लिए थे। आपको जैसे ही हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तब तो इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन जैसे ही हम इसको यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो उसके बाद उसकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं पाता। तो आप लोग ये विचार करें कि हम बोल क्या रहे हैं। आप लोग सभी भैया अपने किताबें खरीद लें, किताबें खरीदने के पश्चात आप किताब सामने रखें और फिर इन शब्दों को सुनें, आपको ध्यान में आ जाएगा। और स्क्रीन ढंग का दिखाई दे रहा है तो उसे आप देख भी सकते हैं। तो हमारा आज का जो विषय रहेगा वो पढ़ना है हमें पदार्थ की अवस्थाएं। अगर हम अड़ोस पड़ोस में ध्यान में देखें और अड़ोस पड़ोस में हमारे पदार्थों को ध्यान में देखें या ध्यान से उसको देखें तो अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि वो पदार्थ जो हैं हमको कहीं सॉलिड रूप में दिखाई दे रहा है, कहीं लिक्विड के फेस में दिखाई दे रहा है, कहीं गैस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो मतलब पदार्थ जो है वो तीन अवस्थाएं होती हैं साहब जी, ठोस, द्रव और गैस। कोई अगर जानकारी लेना चाहे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होते हैं, वैज्ञानिक लोग एक दो अवस्था पर और विचार कर रहे हैं, तो इसी पाठ के अंदर पढ़ लेंगे। प्लाज्मा और बी इसी नाम की अवस्थाओं पर विचार कर रहे हैं, लेकिन मूलतः पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? तीन, परमा विष्णु महेश है चाहिए। विरमा विष्णु महेश का मतलब ये नहीं है ठोस, द्रव, गैस। ठीक है जी, तो पदार्थ तीन रूप में आपको दिखाई पड़ सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था के कुछ गुणों के बारे में जानते हैं क्या हम लोग। अगर आप लोग एक पेन ले लो, एक किताब ले लो, सुई ले लो, लकड़ी की छड़ ले लो, फिर आप लोग इन चारों ओर को पेंसिल घुमाओ और आकार बनाओ। आप चारों जो आपने पेन ले लिया, कोई किताब ले लिया, सुई ले लिया, अन्य कोई भी उपकरण ले लिया, उसके चारों तरफ आप पेंसिल घुमाओ और फिर उसको हटाओ। आप पाओगे कि उसका आकार निश्चित है, वो स्पष्ट सीमा में। आप पेन को किसी भी जगह पर रखो, वो उतना ही स्थान घेरेगा जितना वो घेर रहा है। पहले आप किसी टेबल पर रखो, नीचे रखो, ज़मीन पर रखो, आप किसी भी जगह रखो XYZ, तो आपको वो उसका यूनिक सीमा ज़्यादा बढ़ जाएगी। भाई यहाँ ज़्यादा स्थान गिरेगी, वहाँ कम गिरेगी, ऐसा नहीं होता। तो आपको ये एक क्रियाकलाप के माध्यम से ये जो NCERT का जो पढ़ाने का तरीका है ना, हमारे राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने भी NCERT को फॉलो कर लिया। तो उसका पढ़ाने का तरीका तो पहले एक्टिविटीज़ बताता है, और एक्टिविटीज़ पढ़ने मात्र से समझ में आ जाती है। ठीक है, पढ़ने मात्र समझ में आते हैं। तो सबसे पहले ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस की सीमाएँ स्पष्ट होती है, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। पहली चीज़ है ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है, ठोस की सीमाएं स्पष्ट होती हैं। अगर आप इनको संपीड्यता देखते हो, संपीड्यता मतलब उसको दबाना, कंप्रेस करना, संपीड्यता सबसे कम इसी में होती है, नगण्य होती है साहब जी। बाह्य बल लगाओगे तो ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, बल लगाने से ठोस टूट भी सकते हैं लेकिन उनका आकार नहीं बदलेगा, इसलिए वो दृढ़ होते हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ गुण जानने का मौका मिला आपको कि भाई ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, इनकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं, इनमें संपीड्यता जो होती है वो न की बराबर होती है, नगण्य होती है, आप इसको संपीड़ित नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगला कुछ विचार करने लायक बातें लिख रखी है, वो विचार करने बातें लिख रखी। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या उसको खींच कर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? जी हाँ, रबड़ बैंड को ठोस ही माना जाएगा, क्योंकि इस पर जैसे आप बल लगाओगे तो उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप बल हटाओगे तो वापस वो मूल आकार में आ जाएगा, और अत्यधिक बल लगाओगे टूट भी जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रबड़ बैंड एक सॉलिड चीज़ होती है। दूसरा, अगर हम चीनी या नमक को अलग अलग प्रकार के बर्तनों में अगर हम रखें तो वो उसी का आकार ले लेते हैं, तो ये तो द्रव होता है। द्रव की एक हैसियत होती है कि वो जिस पात्र में डालते हैं उसी का आकार लेते हैं। तो क्या ये फिर ठोस हो सकते हैं क्या ये ठोस हो सकते हैं क्या ये चीनी और नमक? आपको सामान्य इन्फॉर्मेशन, सामान्य कोई पूछ ले कि शक्कर और नमक क्या है, तो हम सीधा बोलेंगे भाई गैस और लिक्विड तो है नहीं, ठोस ही है। तो ये कैसे है वो? तो आप अगर आप अलग अलग बर्तन, जैसे गिलास में रख दिया तो गिलास का आकार ले लेंगे, या अगर आपने लोटे में भर दिया लोटे का आकार ले लेंगे, अगर आपने किसी अन्य पात्र में डाला तो अन्य पात्र का आकार ले लेंगे। तो ये ठोस कैसे हुए? तो आपको पता होना चाहिए। ये आप भले इसको अपने नमक को कहीं से भी पात्र में रखो, लेकिन अपने हाथ में लो तो क्रिस्टल वैसे की वैसे ही रहेंगे, उनका आकार कहीं नहीं बदल रहा है। क्रिस्टलों का आकार नहीं बदल रहा है, वो तो केवल उसमें भरा जा रहा है, इसलिए वो इसमें भरा है तो इसका जैसा हो गया। तो इसका मतलब ये भी ठोस की ठोस ही है,
स्पंज क्या होते हैं, जैसे आप दबा सकते हैं स्पंज, कभी कभी कोई बहुत सारे जो ब्लैक बोर्ड पर मिटाने के जो डस्टर्स होते हैं वो भी स्पंज के बने होते हैं। तो स्पंज का हम संपीड़न कर सकते हैं, क्या वो ठोस नहीं है क्या? नहीं, वो नहीं, स्पंज में खाली स्थान होता है साहब जी, उसमें हवा बाहर निकलती है, इसलिए संपीड़न संभव हो पाता है। तो आपकी किताब के अंदर ठोस के उदाहरण तो खूब सारे हो सकते हैं, लेकिन ठोस के जो गुण बता रखे ना, ठीक है, ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, ठोस की सीमाएं स्पष्ट होती है, सीमाएं स्पष्ट होती है, और इसमें संपीड़ितता नेक की बराबर होती है। अगला अगर आप लेवें तो द्रव अवस्था में ले, जल है, खाना पकाने का तेल है, दूध है, जूस है, शीतल पेय है, कोल्ड ड्रिंक्स कोई सा भी हो, ये सारे के सारे लिक्विड अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होता है। द्रव का आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता। जैसे आप दूध को या पानी को आप अलग अलग पात्रों में डालोगे तो उन पात्रों का आकार ले लेगा, वो पात्रों का आकार ले लेगा, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। जैसे आप 1 लीटर को आपने तपेली में ले लिया, 1 लीटर को आपने मटके में डाल दिया, 1 लीटर को आपने किसी अन्य पात्र में डाल दिया, तो वो सब में 1 लीटर ही रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा। इसका मतलब ठोस का तो आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। ये जानकारी होनी चाहिए। जिस बर्तन में इसको रखते हैं उसी का आकार ले लेते हैं ये द्रव, ठीक है। आपके दूसरी बात है कि द्रवों में बहाव होता है, ठोस में बहाव नहीं होता, ठीक है। ये दृढ़ नहीं होते हैं, ये तरल कहलाते हैं। आप लोगों ने विसरण की बात करें, जैसे विसरण जैसे बहना होता है, ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ, तो आप बात करें बाई चांस इनकी कि भाई इनकी विसरण की बात करें हम, तो विसरण की बात करें तो विसरण जो है ठोस की अपेक्षा द्रव में ज़्यादा होता और गैस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये आपको ये जानकारी आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से बताना चाह रहा है कि ठोस व द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विशिष्ट होकर के जल में घुल जाती है। विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु और पौधों के लिए अनिवार्य होती है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुली होती है और उसी का वहन करते हैं, और जल में घुली जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वो तो एक सामान्य सी जानकारी है। तो द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। मतलब आप द्रव में ठोस भी मिल सकता है, द्रव में द्रव भी मिल सकता है, और द्रव में गैस भी मिल सकता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण थोड़ा ज़्यादा होती है, लेकिन गैस की अपेक्षा विसरण दर कम होती है। तो ये विसरण के हिसाब से भी आपको जानकारी मिल रहा है। आकार निश्चित नहीं होता है द्रव का, आयतन निश्चित होता है, ठीक है। विसरण ठोस की अपेक्षा अधिक और गैस की अपेक्षा कम होता है। संपीड़ितता ठोस की अपेक्षा ज़्यादा और द्रव की अपेक्षा कम होती है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तीसरा जो लेते हैं वो गैसीय अवस्था का लेते हैं, ठीक है। अब गैसीय अवस्था का लेते हैं। अब गैसीय अवस्था में तो आपको पता है, अगर संपीड़ितता की बात करें, जैसे अगर आप कोई आपने सिरिंज ले लिया, इंजेक्शन ले लिए, आपने उसके अंदर हवा भरी, तो संपीड़ित करने का काम गैस को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो संपीड़ितता का गुण जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में अगर किसी में होता है तो गैसीय पदार्थों के अंदर होता है। गैसीय पदार्थों का ना तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। हमारे घरों के अंदर काम आने वाली जो गैसें होती ना, उनको संपीड़ित करके ही उपयोग किया जाता है। आपको 2 नाम बताते हैं, बहुत सी बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं कि फुल नेम बताइए आप एलपीजी का। एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। अंग्रेजी में अगर बोले ना इनको तो वो होते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब क्या बोलते उसका फुल नेम है एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में भी क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वो भी संपीड़ित करके उसको भरा जाता है। और वाहनों में आजकल एक सीएनजी उपयोग कर रहे हैं। तो सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस होती है। कंप्रेस नेचुरल गैस तो संपीड़ित प्राकृतिक। सीएनजी एलपीजी के पूरे नाम आपको जानकारी में होने चाहिए। अब इसके अलावा आपको जानकारी पता लग गया कि विसरण की तुलना करें तो आप समझो, जैसे आप रसोई घर के अंदर आप खाना बना रहे हो और लाजवाब खाना बन रहा है, तो उसकी गंध जो है आप तक आसानी से पहुंच सकती है, क्योंकि उसकी विसरण अंदर बहुत ज़्यादा होती है। विसरण की बात करें ना, खाली गैस के अंदर क्या होता है कि जो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा किसी में होता है तो वो गैस में होता है। तो ये जानकारी आपको लिख रखी है। तो आपको क्या करना है, जैसे जो लिख रखा है उसी के हिसाब से मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपको ढंग से दिखाई नहीं भी देवे तो आप लोग सुन तो बढ़िया सकते हैं ना। ठोस अवस्था में आकार के हिसाब से अंतर करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, और गैस का आकार निश्चित नहीं होता। आयतन के हिसाब से देखें, ठीक है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता।
अगर आप कणों का बीच में जो अंतर है उसके आधार पर लिखें तो ठोस के मध्य क्या होता है, कणों के बीच में अंतर सबसे कम होता है, ठीक है। दरों में ठोस की अपेक्षा कणों के बीच में अंतर थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है। सबसे ज़्यादा कणों के बीच की दूरी जो होती है कणों में, ठीक है, गैसीय पदार्थों में कणों के बीच में दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर और लेवल संपीड़ितता के हिसाब से ले बना की तो संपीड़ितता सर्वाधिक होती है गैस में और सबसे कम होती है ठोस में और बीच की होती है दरों में। अगर विसरण का बात लेवे तो विसरण सबसे ज़्यादा अगर किसी में होता है तो वो गैस में, ठीक है, सबसे कम होकर होता है तो ठोस में और बीच में अगर कोई होता है तो वो दरों में होता है। और दो पूरे नाम भी पता लगे हैं, एलपीजी और सीएनजी के पूरे नाम बताइए। तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, सीएनजी जो है वो क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये ऐसे नाम भी आ रहे हैं। तो आपको आज का इस वीडियो में क्या जानकारी मिल रही है, आपको आज के इस वीडियो में पदार्थ की तीनों अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के कुछ गुणों के बारे में जानकारी मिल गया। मैं जिस लहजे से बोला हूँ आपको जानकारी में आ गया होगा कि ठोस के कौन से गुण आपको ध्यान में होने चाहिए, द्रव के कौन से गुण आपको ध्यान में होने चाहिए और गैस के कौन से गुण आपको ध्यान में होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, किताब के माध्यम से आप किताब ले सकते हैं और किताब खरीदने के पश्चात आप ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाओं के गुण देखें और इस वीडियो को सुनते जाएं, आपको सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आज मैंने एक नया स्क्रीन रिकॉर्डर से मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की है। अगर वो ढंग का होगा तो आपको ढंग का दिखाई देगा, फिर भी आप मेरी आवाज़ भी अगर आप तक पहुंच रही है तो आप किताब के माध्यम से आप इसको देख करके पढ़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक केवल बस इतना ही, हमने आज पढ़ा ठोस, द्रव और गैस अवस्था, पदार्थ की तीन अवस्थाओं के गुणों के बारे में जाना और सीएनजी और एलपीजी के उपयोग के बारे में जाना। अभी के लिए बस केवल इतना ही। मैं नारायण लाल खारोड़, आदर्श विद्या मंदिर, करेड़ा, जिला भिलवाड़ा।